एक आइसबर्ग ने माइल्ड स्टील टाइटैनिक को कैसे तबाह कर दिया। शिप के टकराने से पहले क्रूज शिप को लेफ्ट साइड मोड़ पाए, जिससे एक लॉन्ग साइड कोलिशन हो गया जिसने हल को पंचर कर दिया। पानी चैम्बर्स में घुसने लगा और शिप झुकने लगा। कैप्टन के पास एक बेहतरीन समाधान था, बारिश पंप के जरिए तेजी से बह रहे पानी को बाहर निकालना। लेकिन ये चैम्बर्स पूरी तरह बंद नहीं थे और पानी ओवरफ्लो हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? इस ट्रिकी सिचुएशन को समझने के लिए हमको पहले टाइटैनिक के हेवीली इंजीनियर वाटर टाइट कंपार्टमेंट के बारे में जानना होगा। ये मोटे मेटल डिवाइडर्स, जिन्हें बल्कहेड्स कहा जाता है, शिप को 16 कंपार्टमेंट में बांटते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने हर कंपार्टमेंट को वाटर टाइट बनाने के लिए किस तरह की रिवेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। इससे भी ज्यादा दिलचस्प है इन कंपार्टमेंट का दरवाजों का डिजाइन। ये दरवाजा भी पूरी तरह वाटर टाइट दे। खास बात यह है कि इमरजेंसी में ये दरवाजे कुछ ही सेकंड में बंद हो सकते थे। अगर एक्सीडेंटल वाटर लीकेज होती है तो वाटर टाइट डिजाइन ये इंश्योर करता है कि पानी अगले कंपार्टमेंट में एंटर नहीं करेगा। शिप का दिल यानी स्टीम इंजिन्स इसी कंपार्टमेंट में रखे गए थे। आप देख सकते हैं कि ये प्रोपेलर्स को कैसे टर्न करते हैं। टाइटैनिक ने एक स्टीम टर्बाइन का भी यूज किया, जिससे अगला कंपार्टमेंट में रखा गया था। स्टीम टर्बाइन का काम था स्टीम इंजन से निकले स्टीम से एनर्जी स्टार्ट करना। स्टीम टर्बाइन तीसरे प्रोपेलर को चलाता था। स्टीम इंजन के लिए जरूरी कोल इन चैम्बर्स में रखा गया था, जिन्हें कोल बंकर्स कहा जाता था। कोल बंकर से खाली स्पेस में बॉयलर्स रखे गए थे। बॉयलर्स वे स्टीम जनरेट करते थे जो स्टीम इंजन के लिए जरूरी थी। आप देख सकते हैं कि वर्कर्स कैसे बंकर से कोल अनलोड कर बॉयलर को फीड करते थे। बॉयलर से निकली एक्सॉस्ट गैस को स्मोक स्टैक्स के जरिए डिस्चार्ज किया जाता था, जिन्हें फनल्स कहा जाते हैं। टाइटैनिक पर ऐसे 4 फनल्स थे, जिनमें से 3 स्मोक डिस्चार्ज के लिए और 1 वेंटिलेशन के लिए यूज किया जाता था। अब वर्कर्स शिप के सबसे जरूरी पार्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं, प्रोपेलर्स। जब प्रोपेलर्स घूमते हैं तो शिप आगे बढ़ता है। कोई यह सोच सकता है कि अगर शिप किसी आइसबर्ग से टकराए तो आइसबर्ग की सॉफ्ट बर्फ इतनी बड़ी शिप को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर असली घटना समझने के लिए हमको आइसबर्ग का क्रॉस सेक्शन स्टडी करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइसबर्ग में कई लेयर्स होती है। सबसे ऊपर की लेयर सॉफ्ट स्नो की होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, आइसबर्ग का सबसे हार्ड हिस्सा यानी ब्लू आइस लेयर सामने आता है। इसका मतलब यह है कि अगर शिप आइसबर्ग में टकराए तो आइसबर्ग की आउटर सॉफ्ट लेयर क्रम्बल हो जाएगी, लेकिन इनर हार्ड पोर्शन शिप के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट करेगा। इन जानकारियों के साथ आइए देखें उन मनहूस दिन क्या हुआ जब टाइटैनिक डूब गया। शिप के क्रॉनस पर तैनात आदमी ने बड़ा आइसबर्ग को बहुत लेट देखा। उस समय शिप अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि अगर शिप सीधे आइसबर्ग से टकराता तो क्या होता? जाहिर है एक सीधी टक्कर से शिप के कम से कम 2 कंपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो जाते और शिप के अगले हिस्से में मौजूद कई लोगों की मौत हो जाती। लेकिन क्या ऐसी टक्कर शिप को डूब सकती थी? इसका जवाब हम आगे जानेगा। फिलहाल चलिए असली टक्कर और शिप पर उसका असर समझते हैं। इतनी कम दूरी पर शिप को रोकना नामुमकिन था। क्रू ने टक्कर से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। स्टीयरिंग संभालने वाले तुरंत शिप को लेफ्ट स्टीयर करना शुरू किया। स्टीयरिंग व्हील के ठीक नीचे एक शानदार मैकेनिज्म है। जब हेल्समैन स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है तो वह असल में एक पिस्टन को मूव करता है। इस पिस्टन की मूवमेंट एक लंबी हाइड्रोलिक लाइन के जरिए शिप के पिछले हिस्से तक पहुंचाई जाती है। पिछले हिस्से में 2 स्टीम इंजन होते हैं जो रडर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। स्टीयरिंग की डायरेक्शन के हिसाब से लेफ्ट या राइट स्टीम इंजन को स्टीम सप्लाई मिलती है, जिससे रडर मूव होता है। स्टीयरिंग ऑपरेशन के साथ ही उन्होंने शिप का स्पीड कम किया और उसे रिवर्स भी कर दिया। रिवर्स घूमते प्रोपेलर शिप को तेजी से धीमा करने के लिए मदद करते हैं। इन तमाम कोशिशों की बदौलत वे शिप को थोड़ा से बाई तरह मोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन टक्कर को पूरी तरह से अवॉइड करना इम्पॉसिबल था। पानी के लेवल के नीचे मौजूद आइसबर्ग ने शिप के साइड को टक्कर मारी और जैसा कि हमने पहले देखा, आइस के हार्ड पोर्शन ने शिप पर जबरदस्त फोर्स के साथ इम्पैक्ट किया। इस टक्कर का असर को लोहे के रिवर कनेक्शन पर दिखाया गया है। इस टक्कर के कारण टोटल 16 कंपार्टमेंट से लगभग 5 कंपार्टमेंट की प्लेस अलग अलग हो गई। जल्दी ओशन वाटर उन कंपार्टमेंट भर गया जो वाटर टाइट थे।
एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं कि हाई सल्फर कंटेंट वाला रॉट आयन लो टेम्परेचर में कैसे बिहेव करता है। ये एक लो क्वालिटी रॉट आयन है। अगर हम इसे हैमर करें तो ये नहीं टूटेगा। अब लिक्विड नाइट्रोजन का मदद से टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर अब -6 डिग्री सेल्सियस से, आइए देखते हैं। लो क्वालिटी रॉट आयन लो टेम्परेचर पर आसानी से टूट जाता है। अब वापस मेन टॉपिक पर चलते हैं। आप क्या सोचते हैं अगर पानी तेजी से शिप के अंदर बढ़ने लगा तो क्या होगा? बॉयलर रूम के वर्कर्स ने सबसे पहले ओशन वाटर को अपने कंपार्टमेंट में तेजी से आते हुए नोटिस किया। जरा उनकी घबराहट को इमेजिन करिए। धीरे धीरे ओशन वाटर कंपार्टमेंट में बढ़ने लगा। क्या आप बता सकते हैं कि अगर पहले दो कंपार्टमेंट में पानी बढ़ जाए तो शिप के साथ क्या होगा? ऐसे में शिप बस थोड़ा झुक जाएगा। बल्कहेड्स पानी के लेवल से काफी ऊपर है और वाटर टाइट कंपार्टमेंट ये इंश्योर करेगा कि पानी बाकी कंपार्टमेंट में ना जा सके। शिप सुरक्षित रहेगा। टाइटैनिक के डिजाइन के पीछे का दिमाग एक युवा इंजीनियर थॉमस आंड्रूज का था। उनके डिजाइन के अनुसार शिप में 4 कंपार्टमेंट तक के नुकसान के बाद भी शिप सुरक्षित रख सकता था। मेरे पास टाइटैनिक शिप का एक स्केल डाउन वर्जन है जिसमें बर्थ की हाइट और शिप का ड्राफ्ट प्रोपोर्शन में बिल्कुल वैसा ही है। अब पहले 4 कंपार्टमेंट में होल्ड करते हैं और देखते हैं शिप के साथ क्या होता है। 4 कंपार्टमेंट में छेद होने के बाद शिप में पानी बढ़ रहा है। ये थोड़ा झुक रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शिप अभी भी स्टेबल है। ये डूब नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि मिस्टर थॉमस आंड्रूज की कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। शिप 4 कंपार्टमेंट के टूटने पर भी स्टेबल रहता है। अब एक और छेद करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब हमारे पास 5 कंपार्टमेंट में छेद है। इस बार शिप काफी ज्यादा झुक रहा है। आप देख सकते हैं कि शिप का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ रहा है। एंगल लगातार बढ़ रहा है और पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट ओवरफ्लो हो रहा है, जैसा एक चेन रिएक्शन। एंगल और बढ़ता है, स्टेम पूरी तरह ऊपर हो जाता है और शिप प्लंज करने लगती है। यही तरीके था जिससे टाइटैनिक डूबी। टाइटैनिक के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। टाइटैनिक के करीब 5 कंपार्टमेंट्स रप्चर हो गए थे। पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ओवरफ्लो करता गया और शिप का एंगल बढ़ता गया। ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन तरह चलता रहा। आरएमएस टाइटैनिक के कैप्टन मिस्टर जेम्स स्मिथ को ये डिवास्टेटिंग न्यूज 10 से 30 मिनट के भीतर पता चल गई थी। वे शिप के ब्लूप्रिंट को चेक कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले सीखा, टाइटैनिक तब तक सेफ था जब तक उसके 4 कंपार्टमेंट्स पानी से भर जाते। कैप्टन को थॉमस आंड्रूज ने पानी के फ्लो की चेन रिएक्शन के बारे में बताया। उसी वक्त कैप्टन को समझ आ गया कि शिप को साबित करना नामुमकिन है, लेकिन कैप्टन के पास टाइटैनिक के मौत को धीमा करने का एक शानदार आइडिया था, पानी को बाहर पंप करना। कैप्टन जानते थे कि उनकी पंपिंग कैपेसिटी डेक को पूरी तरह ड्राई करना संभव नहीं होगा, लेकिन इससे शिप धीरे धीरे डूबेगा और ऑनबोर्ड ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। क्रू ने बालस और बिल्ज पंप से पाइप जोड़कर पानी बाहर पंप करने की पूरी कोशिश की। यही वजह थी बॉयलर रूम के वर्कर्स अपनी आखिरी सांस तक इतना हार्डवर्क करते रहे। पंप स्टीम पवेड़ दे। जितनी देर तक वे पंप को स्टीम सप्लाई कर सके, उतनी देर तक शिप की मौत को धीमा किया जा सका। जैसा कि उम्मीद थी, तेजी से बहते पानी बिल्ज और बालस पंप को हार दिया और कैप्टन ने नतीजा निकाला कि शिप 2 घंटे के अंदर डूब जाएगा। अब आता है बड़ा सवाल। सफर शुरू होने से पहले ही टाइटैनिक को अटलांटिक ओशन में न्यूफाउंडलैंड के तट से 400 मील दूर आइसबर्ग की प्रेजेंस के बारे में चेतावनी दी गई थी। ऐसी रिस्की सिचुएशन में शिप को कम स्पीड लगभग 22 किलोमीटर पर आवर पर चलना चाहिए था, लेकिन कैप्टन ने इस सुझाव को नहीं माना और क्रू को फुल स्पीड से शिप को चलाने का निर्देश दिया। मगर उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया?
आम धारण के विपरीत कैप्टन शिप की यात्रा को यूरोप से न्यूयॉर्क तक का सबसे तेज रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं चल रहे थे। ये संभव नहीं था क्योंकि उस समय और भी तेज शिप मौजूद थे। कैप्टन स्मिथ को इस बात का पूरा भरोसा था कि टाइटैनिक डूब नहीं सकता था। टाइटैनिक नहीं डूब सकता है क्योंकि ऐसा विश्वास 3 मेन रीजन के वजह से था। पहला रीजन था शिप के डबल किल डिजाइन जो शिप के निचले हिस्से में बनाया गया था। इसे बेहतर समझने के लिए चलिए टाइटैनिक के कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हैं। उन दिनों रिवेटिंग एक मुख्य टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल 2 मेटल शीट के बीच में मजबूत जोन को बनाने के लिए किया जाता था। रिवेटिंग के लिए वर्कर्स ने हाइड्रोलिक रिवर्स का इस्तेमाल किया जिससे उनका काम आसान और तेज हो गया। अब आइए शिप के कील पर रिवेटिंग ऑपरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इस रीजन में डबल लेयरिंग है। फाउंडेशन का यह हिस्सा तैयार होने के बाद बाकी शिफ्टेड अरेंजमेंट को इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। वर्कर्स ने लाखों छोटे प्लेट्स को रिवर्स की मदद से जोड़ दिया। जैसे कि हमने पहले देखा, साइड कोलिशन के बाद वाटर लीकेज में इन रिवर्स के जरिए कनेक्टेड प्लेट्स ने बड़ी भूमिका निभाई। बाकी कंस्ट्रक्शन स्टेजेस जैसे चेम्बर्स का निर्माण, बॉयलर्स का इंस्टॉलेशन, स्टीम इंजिन्स, जनरेटर्स, लिफ्ट सिस्टम्स आदि यहाँ दिखाया गया है। अगर आप कभी सोच रहे थे कि टाइटैनिक में अलग अलग क्लास के लोग कहाँ रहते थे, तो इस विजुअल्स को देखिए। टाइटैनिक पर लोग इंजन और कोल बंकर्स के ऊपर वाले डेस्क में रहते थे। आप क्लेवरली डिजाइन स्टेयर्स, एलिवेटर्स और रूम्स के डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचे डेक की ओर बढ़ते हैं, डेस्क और शानदार हो जाता है। और जाहिर है कि इन डेस्क पर रहने के लिए टिकट की कीमत भी ज्यादा होती थी। इस डबल हल डिजाइन का साथ शिप अगर पानी में किसी चीज से टकराए या कहीं अटक जाए तो केवल एक लेयर लोहे का नुकसान होगा। शिप सुरक्षित और स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर टक्कर सीधा सामने से हो, यही दूसरा कारण था उनका कॉन्फिडेंस का। हम जानते हैं टाइटैनिक की सीधी टक्कर में पहले 2 कंपार्टमेंट्स तबाह हो सकते हैं और तीसरे कंपार्टमेंट में पानी की लीकेज हो सकती है। इस पर आधारित एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आइए पहले 2 कंपार्टमेंट में नुकसान पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले 2 कंपार्टमेंट को पूरी तरह से तबाह कर दिया और अभी तीसरे कंपार्टमेंट में पानी की लीकेज हो रही है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। वाओ, शिप स्टेबल है। मिस्टर थॉमस एंड्रूज एक बार फिर सही साबित हुए। हेड ऑन कोलिशन कभी भी टाइटैनिक शिप को नहीं डुबा सकता था। हेड ऑन कोलिशन से कई लोग, खासकर फायरमैन की तुरंत मौत हो जाती। हालांकि शिप थोड़ा टिल्ट होता लेकिन स्टेबल बना रहता। जैसा कि हमने पहले देखा, शिप के लिए 4 कंपार्टमेंट्स तक का पानी भरना सुरक्षित था। आप देख सकते हैं कि इस केस में पानी बल्कहेड के ऊपर नहीं जा रहा है। यही तीसरा कारण था टाइटैनिक कभी नहीं डूबने वाला माना गया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक को साइड से टक्कर लगी, न कि नीचे या सामने से। इसके अलावा 5 कंपार्टमेंट में पानी भर गया, न कि 4 में, मेकिंग ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ थॉमस एंड्रूज गो रॉन्ग। कुछ समय बाद टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने पास के एक शिप कार्पाथिया को संपर्क किया, जो उनकी लोकेशन से करीब 107 किलोमीटर दूर था। दुख की बात है कि कार्पाथिया के लिए समय पर पहुंचकर मदद करना असंभव था। शिप पर 20 लाइफ बोट्स थी जिन्हें क्रू ने उतारने के लिए फैसला लिया। हालांकि 20 लाइफ बोट्स काफी नहीं थी। सभी यात्रियों को बचाने के लिए लगभग 40 लाइफ बोट्स की जरूरत थी। जैसे ही टैनिक के बॉव में और पानी भर गया, उसका एंगल बढ़ने लगा। लगभग 45 डिग्री के एंगल पर स्टील के अपर स्ट्रक्चर टूट गई। शिप का फ्रंट हाफ सबसे पहले पानी में डूबा। इसके बाद स्टेयर ने भी वही अंजाम देखा, लेकिन यह 27 मिनट बाद हुआ। आज शिप का स्टेयर और बाउ हिस्सा ओशन बेड पर 610 मीटर का दूरी पर अलग अलग पड़ा हुआ है। इस आरएमएस टाइटैनिक का भयानक ट्रेजेडी में 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। क्या आपको 1997 की टाइटैनिक फिल्म का एक फेमस सीन याद है? क्या आप यहाँ कोई गलती ढूंढ सकते हैं? शिप डूबने से ठीक पहले इतना बड़ा झुकाव तो आया, लेकिन शिप का इतना लंबा हिस्सा पानी से बाहर नहीं था। हमारे एक्सपेरिमेंट इस फैक्ट को कंफर्म करता है। फिल्म में टाइटैनिक पूरी तरह से पानी के बाहर 2 टुकड़ों में टूटना दिखाया गया है। असलियत में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शिप का एक छोटा सा हिस्सा पानी के बाहर था।
असल में शिप के दोनों हिस्से पूरी तरह से पानी के अंदर टूटे थे। कई और रिसर्चर्स भी ये फैक्ट कंफर्म करते हैं। जेम्स कैमरून ने शायद इसे विजुअल ट्रीट के लिए फिल्म में पानी के बाहर टूटने हुआ दिखाया। अगर आपने कभी सोचा है कि टाइटैनिक के टूटने के पीछे कौन सी फोर्सेस थी, तो इस एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करें। डूबने के दौरान भारी वजन फ्लोट को वर्टिकल कर देता है, लेकिन इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि फ्लोट बेंड हो रहा है। टाइटैनिक के साथ भी ऐसे ही हुआ। पानी के वेट के कारण शिप का सामने का हिस्सा डूब गया, लेकिन शिप का रियर में सारा हेवी इक्विपमेंट जगह गया था। इससे शिप के बॉडी पर एक बहुत बड़ा बेंडिंग स्ट्रेस पैदा हुआ और शिप डिसइंटीग्रेट हो गया। इस घटना के बाद 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना की गई ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोक जा सके। कई शिप्स कंपनियों ने अपनी मौजूदा शिप्स के डिजाइन में बदलाव किया। जैसे डबल बॉटम कील डिजाइन थी, वैसे ही शिप्स के साइड हल्स को भी डबल लेड अरेंजमेंट के साथ मॉडिफाई किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस डबल लेड हल के साथ पंचेड हल से पानी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में जाने की संभावना कम हो जाती है। यही टेक्निक दुनिया के सबसे बड़ा क्रूज शिप में एक वंडर्स ऑफ द सी में भी इस्तेमाल की जाती है। यही डबल लेयर शिप को प्रोटेक्ट करती है अगर कोई चीज शिप से टकराती हो। डबल लेयर अरेंजमेंट के साथ साथ वाटर टाइट कंपार्टमेंट के ट्रांसफेस बल्कहेड्स को भी ऊपर तक बढ़ा दिया गया। अगला सुधार था कि शिप की पूरे लंबाई को साथ भी वाटर टाइट बल्कहेड्स डिजाइन किया गया। ये बल्कहेड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से वाटर टाइट होते हैं। इनका मकसद बॉयंसी को बनाए रखना और डैमेज कंपार्टमेंट को आइसोलेट करना है। अब शिप्स पर सफिशिएंट लाइफ सपोर्ट रखना शुरू कर दिया गया ताकि इमरजेंसी की स्थिति में शिप पर हर व्यक्ति को बचाया जा सके। समुद्र में शिप्स के लिए सेफ्टी रेगुलेशंस बनाना टाइटैनिक जैसे एक्सीडेंट से बचाने की एक और कोशिश थी। आज का समय में शिप का कंस्ट्रक्शन हाई क्वालिटी वाला स्टील मटेरियल से किया जाता है, जो किसी भी एक्सीडेंट के दौरान ज़्यादा इम्पैक्ट सहन कर सकते हैं। रिवेटिंग की जगह अभी वेल्डिंग ने ले ली है। यह पानी को शिप के अंदर आने से रोकने का एक एफिशिएंट तरीका था। यहाँ आप देख सकते हैं कि डबल लेयर स्केलेटन, फ्रेम और बीम को कवर करने के लिए कई स्टील प्लेट को एक साथ वेल्ड किया गया है। अब कल्पना कीजिए अगर वंडर ऑफ द सी शिप टाइटैनिक तरह उसी आइसबर्ग से टकराता तो क्या होता। हाई फोर्स के कारण स्टारबोर्ड पर एक्सर्टेड प्रेशर से वेल्डेड हल प्लेट्स अंदर की तरफ बेंड हो जाती, लेकिन शिप की बॉडी में कोई पंजर नहीं होता। इस वजह से शिप के अंदर पानी नहीं जाएगा और ये सब मॉडर्न वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। कुछ और टेक्निक से जो इस शिप को सुरक्षित बनाती है। अगर कोई आइसबर्ग या दूसरा शिप हल्के से शिप के हल में छेद करते तो केवल बाहरी और अंदरूनी लेयर के बीच का हिस्सा पानी से भरेगा। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स सुरक्षित रहेगा। अगली टेक्निक है बिल्ड सिस्टम। यह शिप के वाटरप्रूफिंग सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह शिप में घुसने वाली किसी भी पानी को पंप करके बाहर निकाल देता है ताकि पानी शिप के हल में जमा ना हो। मॉडर्न शिप्स में वाटर टाइट सील जैसे गैस्केट्स, ओरिंग्स और सीलन कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी को पूरी तरह से रोकने में मदद करते हैं, जिसमें सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस, रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले शामिल है। टाइटैनिक मेरी यूट्यूब करियर का अब तक का सबसे बड़ा वीडियो है। हम ऐसा वीडियो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसका श्रेय हमारे पेट्रियंस को जाता है। इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। टेक केयर, बाय बाय।